हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लोगोस इंस्पायर इंडियन पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है, एग्ज़ाम को देखते हुए जो एग्ज़ाम के डेट लगे हुए हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए मई और जून में एग्ज़ाम अभी निर्धारित किया गया है। डेट, संभावित डेट बोल सकते हैं। इसको लेकर हमने ये सोचा कि हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक दो वीडियो बचे हैं तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने तैयारी को एक धार देने के लिए हम चलाएंगे प्रैक्टिस बैच। उसी सीरीज में हम आपको आज हमारा पहला क्लास प्रैक्टिस बैच का देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए 15 का क्वेश्चन है। अगर उनमें से आप 10 प्लस भी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बहुत इत्मीनान से अच्छे से देखिए और अपने आप को ईमानदारी पूर्वक जांचिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए है ही, प्लस ये आल एग्ज़ाम के लिए भी है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन बदल तो जाएंगे नहीं। लगभग अब सब जगह अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए शुरू करते हैं अपने। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस, यहाँ आपको थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है शुंग के, ऑप्शन सी है सातवाहन के, ऑप्शन डी है गुप्त के। तो आपको आंसर बताना है। चूँकि इसमें नीचे मैंने लगा दिया है तो आप समझ गए होंगे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सातवाहन के। तो अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो वह सातवाहन के काल में स्थापित हुआ था। अब थोड़ी बेसिक चीज़ें जो हैं हम उसको जान लेते हैं। मैंने यहाँ लगा दिया था, जैसे देखिए यहाँ पर स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ढेर या थुआ से होता है। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। ठीक है, इसके लिए प्रकृत शब्द भूप मिलता है। और स्तूप का निर्माण वास्तविक कार्य अशोक के समय में प्रारंभ हुआ तथा स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। बौद्ध परंपरा में अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान किया गया है। अमरावती का महास्तूप, जिसे महाचैत्य के रूप में जाना जाता है, सातवाहन कालीन स्तूप है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, डाइमेकस एक राजदूत था, सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? दूसरा क्वेश्चन है, डाइमेकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? पहली बात यही पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कभी बना के कि ये डाइमेकस कहाँ से आया था, तो ये आया था सीरिया से। ठीक है, और यह किसके दरबार में भेजा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है कि बिम्बसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है। 2021 में टीजीटी में पूछा गया, DSSB पीजीटी में पूछा गया, LT ग्रेट एग्जाम, यूपी पीसीएस में। मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का महत्व क्या है। तो डाइमेकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, बिंदुसार। डाइमेकस जो है सीरिया से बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो किस मंदिर की? अग्नि मंदिर। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन ए है कपीसा, ऑप्शन बी है सुर्ख कोतल, ऑप्शन सी है चार सद्दा, ऑप्शन डी है शाहबाज गढ़ी। तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन ए कपीसा, ऑप्शन बी है सुर्ख कोतल, ऑप्शन सी है चार सदा, ऑप्शन डी है शाहबाज गढ़ी। तो इसका आंसर आप बताइए दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी इसमें सही है। सुर्ख कोतल से अग्नि मंदिर की प्राप्ति के प्रमाण मिले हैं, या इस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, पांचवा क्वेश्चन आ गया है, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था।
अब आपको बताना है कि मौर्य काल में जो सन्निधाता होता था उसका अर्थ या उसका मायने क्या होता था। ऑप्शन ए है राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अधिरक्षक। ऑप्शन बी है प्रमुख सेनाध्यक्ष। ऑप्शन सी है नमक अधिरक्षक। ऑप्शन डी है आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी। तो आपको बताना है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ क्या होता है, या सन्निधाता का अर्थ होता था। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आप बताइए कि क्या होता था। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन ए सही है। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अधिरक्षक। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आई हों तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अंत तक बने रहिए। और ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज के सेशन से सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित हुई है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम, कौन सा नाम, रोमा नाम अंकित हुआ है या लिखा है, और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है। ऑप्शन ए है कनिष्क प्रथम। ऑप्शन बी है हुइस्क प्रथम। ऑप्शन सी है कुजुल कडफिसिस। ऑप्शन डी है एलिजा ईसिस एजिलाइसिस, सॉरी, ऑप्शन डी था एजिलाइसिस। तो आप इसको अच्छे से देखिए, इसमें क्या आंसर है बताइए। यहाँ पर चूंकि आंसर नीचे लगा हुआ है, मैंने लगा दिया था क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पीजीटी एग्ज़ाम में 2021 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है। तो इसका अगर सही आंसर पूछे तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी। यहाँ देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है। हुइस्क ने बहुत से स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों का प्रचलन किया। हुइस्क के कुछ रजत सिक्के भी प्राप्त हुए। इसके ऊपर ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति बनी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, यही क्वेश्चन पूछ रहा था किसके सिक्कों पर ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति बनी हुई है। तो हुइस्क की। हुइस्क के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियाँ भी मिली हैं। यूनानी एवं रोमन लिपि के लेखों के साथ साथ रोमन वेशधारी देवी का भी आकृति इस पे अंकित है, जिस पर रोमन नाम लिखा हुआ है। इसके सिक्कों पर यूनानी देवी देवताओं, पारसी देवताओं और भारतीय देवताओं के भी अंकन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। फिर से सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए है वायु पुराण। ऑप्शन बी है महावंश टीका में। ऑप्शन सी है दीपवंश टीका में। ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र में। तो क्वेश्चन फिर से सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण, जो प्रारंभिक जीवन है उसका विवरण, ठीक है, किस में दिया गया है। ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी महावंश टीका, ऑप्शन सी दीपवंश, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वह सही होगा ऑप्शन बी, महावंश टीका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा छोटा हो गया है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया, अच्छा ये रिपीट हो गया है, सॉरी। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एरिस्टोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था। कौन सा अधिकारी, एरिस्टोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था। ऑप्शन ए है नगर के अधिकारी। ऑप्शन बी है जिले का अधिकारी। ऑप्शन सी है ग्राम के अधिकारी। ऑप्शन डी है धर्म का प्रमुख। तो यह क्वेश्चन जो है टीजीटी 2021 में पूछा गया था। मैंने दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं जो आज तक पूछे गए हैं,
हाल फिलहाल में भी या पुराने, मैं सबको आपको यहीं पर प्रैक्टिस सेशन में करा दूंगा। यहाँ से आप देखिएगा लगभग आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो जो प्रीवियस ईयर या अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के एग्जामों में, वहीं से आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको 15% 10% और एक्स्ट्रा मेहनत करना है, उसके बाद आप देखेंगे पूरे सिलेक्शन के दायरे में आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एरिस्टोनोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो मैंने आपको बताया, तो एरिस्टोनोई अधिकारी का जो संबंध था वह नगर के अधिकारी से था। किससे था? नगर के अधिकारी से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में ये जो समाहर्ता है इसका अर्थ क्या था? क्वेश्चन है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। पहला ऑप्शन है सेना नायक, दूसरा जो ऑप्शन है गोदाम का प्रमुख अधिरक्षक, ऑप्शन सी है आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, ऑप्शन डी है वन का अधिकारी। तो आपको बताना है कि मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था। तो मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था आपको मैं बता दूं, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ होता था आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पक्का ही पूछे जाएंगे, याद रखे रहिएगा, रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? आपसे क्वेश्चन फिर से बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? ऑप्शन ए है जो समाहर्ता, ऑप्शन बी जो है वो सन्निधाता, ऑप्शन सी जो है वह स्थानिक, और ऑप्शन डी है परामर्शदाता। ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी सन्निधाता, ऑप्शन सी स्थानिक और ऑप्शन डी परामर्शदाता। आपको बताना है कि कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था। तो आंसर तो यहाँ दिया गया है, आप लोग ने नकल कर लिया होगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि आप नकल कर लेंगे, बल्कि इसलिए लगाया था कि आपको इसके अलावा और भी जानकारी दे सके। देखो होता क्या था कि उस समय जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन्हें अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। यहाँ देखिए ना, तीर्थ, ये जो 18 तीर्थ थे ना, एक प्रकार से बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब वो तीर्थ जाने वाला और टहलने वाला नहीं या धर्म से संबंधित नहीं है, ये अधिकारी से संबंधित है। तो उन तीर्थों में जो मतलब अधिकारी थे, तीर्थ मतलब अधिकारी समझिए, जो अधिकारी थे वो किस विभाग से संबंधित थे, वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करने वाला जो अधिकारी था वह था समाहर्ता। कौन था? वह था समाहर्ता। चलिए और जान लेते हैं कि और कौन से प्रमुख अधिकारी थे। तो जो समाहर्ता होता था वह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता कौन था? यहाँ देखिए, सन्निधाता या राजकीय कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता कौन था? राजकीय कोषाध्यक्ष। फिर से याद रखिए, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेनापति कौन था? या युद्ध विभाग का मंत्री था। सेनापति युद्ध, आप आसानी से याद कर लोगे कि सेनापति जो है युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज कौन होता था? या राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा किसे कहते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक और प्रदेष्टा। जो प्रदेष्टा था वह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। अब यहाँ दो न्यायालय, एक फौजदारी न्यायालय, एक दीवानी न्यायालय। ठीक है, एक मिनट, एक दीवानी न्यायालय। तो इन न्यायालयों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा जो था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था या प्रमुख होता था, और वही दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश या प्रमुख कौन था? व्यवहारिक होता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ देखिए, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन स्तंभ था? आपसे पूछ रहा है
कि अगर लेखन की बात की जाए तो लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे प्राचीन स्तंभ था? ऑप्शन ए है सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, ऑप्शन बी है रोमनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी है बिरसब शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ और ऑप्शन डी है किलौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। ठीक है, लेखन के आधार पे आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा प्राचीन है। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है वह रोमनदेई स्तंभ है। ठीक है, रोमनदेई स्तंभ है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित, यहाँ देखिए, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा था और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित थी? तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना इसके सिक्कों पर। मुझे लगता है कि इसको लगाने में थोड़ा गलती हो गया, डबल बार आ जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता है? तो कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता है? ऑप्शन ए है लुम्बिनी स्तंभलेख, ऑप्शन बी है भब्रू शिलालेख, ऑप्शन सी है कलिंग शिलालेख, ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन बी भब्रू शिलालेख। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक। एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर दूं। यहाँ देखिए, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या होता था, सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बहुत लोगों को भेजा, अपने पुत्र को भी भेजा था। तो किस क्षेत्र में किसको भेजा इसके बारे में आपसे जानकारी हुआ चाहता है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं उसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हेतु किसे भेजा था? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में इनको भेजा गया था। किनको भेजा गया था? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ देखिए, अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है चारागाहों का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है वाणिज्य का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है खानों का अध्यक्ष, ऑप्शन डी है कृषि का अध्यक्ष। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ चारागाहों के अध्यक्ष को हम विविधता अध्यक्ष के नाम से जानते थे। ठीक है, बस दोस्तों, कैसा रहा ये वीडियो और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हों तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। 15 क्वेश्चन मिलेंगे, सब अच्छे लेवल के होंगे। हो सकता है आपको उसका आंसर ना हो तो आपको ये लगे कि मुझे तो आ ही नहीं रहा है, तो स्किप ना करिएगा, क्योंकि आप जब सुनोगे ना चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और अगर कहीं स्किप करके चले गए, आपको सरल तरीके से पढ़ा दिया गया, अच्छे क्वेश्चन ना बताए गए, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मेन मकसद है सिलेक्शन लेना, आपकी जॉब लगना। तो इसलिए मैं चाहूँगा अच्छे क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊँ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इस चैनल को, मेरी बातों को बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।